हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। ठीक है, और हमारा चैप्टर है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये पूरा चैप्टर एक तरह से उत्तर वैदिक काल के बारे में ही है। ठीक है ना, पिछले वीडियो में हमने वैदिक पीरियड है ना, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद हम लोग लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका लेटर वैदिक पीरियड पर ही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वैसे तो राजा का चुनाव जनों द्वारा ही होता था, परंतु 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आया। ठीक है, राजा जो बनने का जो राजा का जो चुनाव होता था वो नॉर्मली जो जनता होती थी उन्हीं के चुनने के द्वारा ही होता था, लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी आए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वो बदलाव क्या थे। देखिए, सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ या अन्य यज्ञों द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब जो लोग राजा बनते थे तो वो कैसे बनते थे, या तो वो अश्वमेध यज्ञ किया करते थे, ठीक है, या फिर कोई और अन्य यज्ञ किया करते थे और इसके द्वारा वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित होते थे, सिंहासन पर बैठते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा रामायण में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें देखा होगा ना, राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और जो घोड़े को पकड़ लिया था लव कुश ने। ठीक है, तो वही है अश्वमेध यज्ञ। अब आगे देखिए कि जो उत्तर वैदिक काल है, जैसा कि पिछले वीडियो में जो हमारा वैदिक पीरियड था उसमें मैंने आपको बताया था कि वैदिक पीरियड में राजा बनने की कोई प्रक्रिया नहीं होती थी। ठीक है ना, राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था और वैसे ही वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी समाज में। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे जो समय बदलता गया और लेटर वैदिक पीरियड आने तक समाज में वर्ण व्यवस्था भी आ गई। तो अब हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। अब देखिए, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ण में विभक्त किया। जो पुरोहित थे, ठीक है ना, जिनको की हम लोग ब्राह्मण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जिनका काम क्या था, पूजा करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना। तो ये सारे कार्य जो थे ये किसके थे, वेदों का अध्ययन करना, ये सब काम किसके थे, पुरोहितों का। ठीक है ना, तो पुरोहितों ने क्या किया कि समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से भाग में उन्होंने मतलब किस किस वर्ण में समाज को विभक्त किया। ठीक है, आइए समझिए इसको। तो देखिए, ये वर्ण है तो पुरोहितों ने वर्ण को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया। ठीक है ना, पहला वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पहला है आपका ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या होता था, ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन तथा यज्ञ करना, अनुष्ठान करना। ये सब काम जो था वो किसका था, ब्राह्मण का था। और ब्राह्मण का यानी कि जो पुरोहित होते थे इनका स्थान जो है वो राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। ठीक है, राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। ठीक है ना, राजा जो है वो अपना बहुत सारा काम जो है इनकी सलाह पर ही किया करते थे। ठीक है, तो इनका काम था वेदों का अध्ययन तथा यज्ञ करना। तो ये जो थे ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पर थे। ठीक है, पुरोहितों ने अपने आप को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रखा। दूसरा था क्षत्रिय। ठीक है, सेकंड कौन हुए, क्षत्रिय। इनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। ठीक है, क्षत्रिय जो थे उनका काम क्या हुआ, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा वर्ण था वैश्य या विश्व। ठीक है, तीसरा हमारा वर्ण कौन सा है, विश्व या वैश्य। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग आते थे, इसमें कृषक, पशुपालक और जो व्यापारी होते थे। ठीक है ना, यानी कि जो फार्मर्स हैं, जो पशुपालक है ना, जो पशुओं को पालते हैं, और जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, ये सभी जो है इस वर्ग में आते थे, 3rd नंबर पे। ठीक है, और लास्ट जो वर्ण था वो कौन सा, शूद्र। ठीक है ना, लास्ट वर्ण कौन सा था, शूद्र। और इनका क्या काम था, शूद्र का काम था क्या कि अन्य जो 3 वर्ण है, ठीक है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना इनका कार्य था। तो इस प्रकार से पुरोहितों ने उत्तर वैदिक पीरियड में, ठीक है ना, इसे ध्यान दीजिएगा कि उत्तर वैदिक पीरियड में पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विश्य या वैश्य और शूद्र।
ठीक है। तो यहाँ और उनका क्या क्या कार्य है ये भी आपने समझ लिया कि ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ अनुष्ठान वगैरह करना। क्षत्रिय का काम था युद्ध वगैरह करना और लोगों की रक्षा करना। जो विश्य या वैश्य था वो उनका क्या काम था, उसमें कौन लोग आते थे, उसमें जो कृषक थे, जो व्यापारी थे, जो पशुपालक थे, ये लोग सब इस वर्ग में आते थे। ठीक है। और लास्ट जो वर्ग था वो कौन सा था, शूद्र। ठीक है ना। और शूद्र का काम क्या था, जो अन्य 3 जो वर्ण हैं, ठीक है ना, ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना। ठीक है। तो इस प्रकार से समाज जो है वो वर्ण में विभक्त हो गया। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था समाज में शुरू हुई। ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। ठीक है। चलिए तो बच्चों आपने समझा कि उत्तर वैदिक पीरियड में समाज को, पुरोहितों ने समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया था, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। तो आइए आप देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए जो क्षत्रिय और वैश्य थे इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। ठीक है। जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे इन दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन शूद्रों और महिलाओं को कोई भी किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है। जो क्षत्रिय थे और जो वैश्य थे, देखो पुरोहितों का तो काम ही था यज्ञ करना और अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन करना, लेकिन साथ ही साथ जो क्षत्रिय होते थे और जो वैश्य होते थे इन्हें भी अधिकार दिए गए थे कि ठीक है भाई आप भी यज्ञ वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो शूद्र थे और जो महिलाएं थी उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है। समाज में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने का अधिकार शूद्रों और महिलाओं को नहीं था। ठीक है। क्लियर। महिलाओं को भी उस समय लेटर वैदिक पीरियड में देखिए समाज कैसे जटिल होते गया कि महिलाओं को भी शूद्र के समान ही समझा जाता था। ठीक है। इस समय पे जो महिलाएं थी इन्हें भी शूद्र के समान ही समझा जाता था। इनके साथ भी वही व्यवहार होता था जो शूद्रों के साथ होता था। ठीक है। देखिए वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा। अब चूंकि जो है समाज जो है वो 4 वर्णों में विभक्त हो चुका था, तो अब ऐसा हो गया था कि जो वर्ण का जो निर्धारण होता था वो बालक के जन्म के आधार पर होने लगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी बच्चा जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उस वर्ण का कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो ब्राह्मण के घर में अगर जन्म ले रहा है तो उसका वर्ण क्या होगा, उसका वर्ण होगा ब्राह्मण। उसी प्रकार से यदि कोई बालक शूद्र के घर में जन्म ले रहा है तो उसका वर्ण क्या होगा, शूद्र होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अब जो वर्ण का जो निर्धारण था वो जन्म के आधार पर शुरू हो गया, जो कि अभी भी चलती है ना, वही परंपरा जो है अभी चलती आ रही है। ठीक है। आगे देखिए शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक इन सभी को अछूत माना जाता था। ठीक है। जो शिल्पकार थे, जो शिकारी थे, जो भोजन संग्राहक थे, इन सभी को क्या माना जाता था, इन सभी को अछूत माना जाता था। ठीक है। चलिए लेकिन देखिए हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होता है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या अपवाद है कि इस उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्र, यहाँ का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है ना, पूर्वोत्तर मतलब जो पूर्वी और उत्तर एरिया है, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था वहां के जो इलाके थे वहां का जो समाज था उसमें किसी भी प्रकार की असमानता नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई, क्योंकि वहां पर पुरोहितों का प्रभाव इतना नहीं था जितना कि बाकी क्षेत्रों में था। ठीक है। तो यहां तक हो गया सब कुछ क्लियर। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब आइए इसके आगे हम चलते हैं, फटाफट देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। चलिए किस प्रकार से समाज में जो है धीरे धीरे बदलाव आने लगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में। ठीक है। देखिए महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है। जो राजा अब महायज्ञ करके जो लोग राजा बनने लगे, ठीक है, अनुष्ठान वगैरह करके जो राजा बनने लगे, अब वे केवल जन के राजा ना होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है। जनपदों का देखिए यहाँ लिखा है कि जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ठीक है। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन के बसने की जगह। समझिए इस चीज को
कि पहले जो राजा होते थे वो कुछ थोड़े से जो लोग होते थे ना, ग्रुप ऑफ पीपल, उनके राजा माने जाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब वे किसके राजा माने जाने लगे? जनपदों के राजा, किसी यानी कि किसी ऐसे स्थान के राजा जहाँ के जन जो थे, जो पीपल थे, वो बसने लगे, ठीक है, परमानेंट सेटल होने लगे। जैसे कि आज के आधुनिक वे में आप ले लीजिए, ठीक है, मॉडर्न वे में आप समझिए इस चीज को, कि समझ लीजिए कि जो ये आप समझ लीजिए दिल्ली है ना, अब दिल्ली के राजा कौन है भाई यहाँ पर? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं आपके केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है ना, तो वो हम सबके राजा हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और हम सब जनता हो गए जो हम लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उस समय जो राजा होते थे वो अब केवल जन के राजा ना होकर के पूरे जनपद के राजा कहलाने लगे, ठीक है। मतलब उस एरिया का, जिस क्षेत्र में वो बसने लगे, वहां के राजा बनने लगे, उस क्षेत्र का नाम भी हो गया, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, हस्तिनापुर को तो सभी जानते हैं, ठीक है ना, जहाँ के कौरव और पांडव थे, तो हस्तिनापुर तो आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख नाम है, ठीक है। चलिए, ये लोग झोपड़ियों में रहते थे, जो जन थे, जो आम जनता होती थी ना, ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे, ठीक है। ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों को और जो अन्य जानवर होते थे इनको ये लोग पालते थे। और देखिए ये लोग चावल, गेहूं, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसल उगाते थे, इनकी खेती भी ये लोग किया करते थे, ठीक है। आगे देखिए खुदाई में, ठीक है, यहां से जो खुदाई की गई है तो यहां से धूसर एवं कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का पात्र है। देखिए ये एक जो पात्र है मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका जो है महाभारत काल का ही है, जो कि हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो आइए इसको देखिए आप लोग, आई होप कि आप लोग को दिख जाए, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, इस तरीके का जो पात्र है उस समय ये लोग बनाते थे और इसका इस्तेमाल किया करते थे। देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे पात्र हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जो पात्र हैं ये खुदाई में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों में है, यानी कि ज्योमेट्रिकल है ना, जो आपका जो ज्योमेट्री में होता है इस टाइप का, एंगल टाइप का जो होता है, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चित्रकारी है मैंने आपको दिखाई दिया कि किस तरीके के जो बर्तन है वो हमें वहां से खुदाई में प्राप्त हुए हैं। और भी आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको और भी दिखाती हूँ। देखिए एक मिनट, देखिए ये देख रहे हैं, ये देखिए आप लोग, इस प्रकार के जो बर्तन है वो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अब जो है इसमें हमने क्या पढ़ा? जनपद, ठीक है ना। यानी कि अब इसको एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जनपद यानी कि जो लोग राजा, जो जन के राजा होते थे, अब वे जनपद के राजा कहलाने लगे। जनपद का क्या शाब्दिक अर्थ होता है? जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, ठीक है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा ही दिया कि जैसे हम सभी जो है इस दिल्ली में बसे हुए हैं और दिल्ली के राजा कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो उस समय जो राजा हुआ करते थे, तो अब वो जन के राजा ना होकर के जनपद के राजा होने लगे। आप सिर्फ समझिएगा इसे, ठीक है। चलिए, इसमें जो प्रमुख है, इसमें दिल्ली का पुराना किला है और आपका हस्तिनापुर है, ठीक है, फेमस हस्तिनापुर आप सभी जानते ही हैं। दूसरा आपका एटा के पास है अतरंजी खेड़ा, ये प्रमुख है, क्लियर। अब जो ये लोग थे, ये लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को पालतू बनाते थे, ठीक है। और ये लोग फसल भी किया करते थे, तो भाई ये लोग चावल, गेहूं, जौ, गन्ना, तिल, सरसों, इन सभी की ये लोग खेती भी किया करते थे, फसलें उगाते थे, ठीक है। और देखिए कि खुदाई में हमें धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र भी प्राप्त हुए हैं, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया, ठीक है। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों में है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये खत्म हो गया आपका जनपद तक। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद, ठीक है। जनपद के बाद आएगा महाजनपद। तो चलिए अब हम उसे देखते हैं कि महाजनपद क्या है, ठीक है। चलिए, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे जनपद के बाद
महाजनपद। ठीक है, हमने पढ़ा, अभी पढ़ा जनपद, अब हम पढ़ेंगे महाजनपद। ठीक है, देखिए करीब 2500 साल पहले, ठीक है, 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, अधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है, और इस वजह से उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, करीब 2500 साल पहले कुछ जो जनपद थे वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। इस वजह से उन्हें अब क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है ना, जब जनपद से महाजनपद बन गए तो अब महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी। ठीक है, यानी कि अब राज्य और राजधानी का कॉन्सेप्ट आ गया। चलिए आगे देखिए, कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी कि जो राजधानियां थी तो बहुत सारी राजधानियां, बहुत सारे कैपिटल्स ऐसे थे जिनकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। ठीक है ना, चलिए, नियमित रूप से वेतन दे करके पूरे साल तक सैनिक रखते थे। अब जो है, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक पीरियड में कि सैनिक वैनिक कुछ नहीं रखते थे, लेकिन अब जो है नियमित रूप से वेतन भी देते थे। ठीक है, सैलरी देते थे और पूरे साल जो है सैनिक रखते थे। ठीक है ना, तो देखिए कितने सारे लेटर वैदिक पीरियड में कितने सारे जो है बदलाव आने शुरू हो गए। उसके बाद देखिए आगे है हमारा टैक्स। ठीक है ना, कर, टैक्स। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमने ऋग्वैदिक पीरियड पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी प्रकार का भी कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन अब लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स लिया जाने लगा। ठीक है, तो देखते हैं कि किन किन चीजों पर टैक्स लिया जाता था। ठीक है, देखिए सबसे पहले फसलों पर कर। ठीक है, जो फसल उगती थी, जो किसान जो खेती करता था तो उस पर टैक्स लिया जाता था। तो उपज का 1/6 जो उसका पार्ट होता था वो टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, जिसे कि क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ठीक है, उपज का 1/6वां हिस्सा जिसे कि भाग कहा जाता था टैक्स के रूप में लिया जाता था। ठीक है ना, और ये जो सीटेट वाले बच्चे हैं और जो भी टीचिंग एग्जाम्स वाले बच्चे हैं तो उन्हें याद रखिएगा कि मैच करने के लिए आता है तो उसमें जो भाग है, ठीक है ना, तो इसका मतलब भाग का मतलब क्या हो गया, कर। ठीक है, भाग अगर लिखा हुआ आ रहा है तो इसको आप कर से मैच करिएगा। ठीक है, दूसरा टैक्स देखिए कारीगरों पर लगता था, जो कारीगर होते थे, शिल्पकार वगैरह। ठीक है ना, तो कारीगरों पर जो टैक्स लगता था तो वो कैसा टैक्स लगता था, तो श्रम के रूप में राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। जो कारीगर होते थे इन्हें राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था, यानी कि बिना वेतन के, बिना उनको कुछ नहीं मिलेगा, बस उनको राजा के लिए काम करना है एक दिन। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है कारीगरों पे भी कर लगता था। और भी कई प्रकार के जो कर हैं वो भी लगाए जाते थे। तो आइए अब हम उनको भी देखते हैं कि और कौन कौन से तरह के जो टैक्स हैं वो लगाने शुरू हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पशुपालक पर कर। ठीक है ना, अब जो पशुपालक थे उन पर भी कर लगने लगा। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद को कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, जो पशुपालक होते थे उन पर टैक्स लगता था, तो वो कैसे चुकाते थे, या तो वो जानवर देते थे या जानवर के जो उत्पाद होते हैं यानी दूध, दही, मक्खन, घी जो भी है वो जो टैक्स के रूप में पे करते थे, देते थे राजा को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो व्यापारी थे इन्हें भी सामान खरीदने और बेचने पर कर देना पड़ता था। ठीक है, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्हें भी सामान को खरीदने और बेचने के लिए टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, जो आखेटक थे और जो संग्राहक थे इन्हें भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो भी वस्तुएं इन्हें जो जैसे कीमती लकड़ी हो गई, सुगंधित हो गए, जो लकड़ियां मिलती हैं, ठीक है ना, ये जो भी चीजें जंगल से प्राप्त होती हैं तो इन्हें ये राजा को देना होता था टैक्स के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अब कर वसूला जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए कि अब है कृषि में परिवर्तन। अब किस प्रकार से जो धीरे धीरे कृषि में भी परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए। इस समय में कृषि में दो बड़े परिवर्तन आए। कौन कौन से, तो सबसे पहला परिवर्तन था कि हल के फाल में अब लोहे, जो हल का जो फाल होता है ना, हल देखा होगा आप लोगों ने गांव में, तो जो जमीन को ऐसे खुदाई करता है तो उसमें अब लोहे का फाल लगने लगा। ठीक है, तो इससे जो है जो पैदावार होती थी उसमें अब वृद्धि होने लगी। ठीक है ना, क्योंकि अब डीप खुदाई होने लगी ना, तो लोहे के प्रयोग से जो पैदावार है उसमें ज्यादा वृद्धि
होने लगी। तो सबसे पहला जो परिवर्तन था कृषि में, सबसे पहला परिवर्तन यही था। ठीक है, दूसरा क्या है कि धान का रोपण होने लगा। अभी आप लोगों ने अगर कभी गांव गए होंगे और ये जो बारिश का सीजन होता है इसी टाइम पे धान की खेती होती है ना, तो आपने गांव पे देखा होगा कि धान के छोटे छोटे इतने छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको पहले एक जगह रोपा जाता है, ठीक है ना, और फिर दूसरी उसको वहां से निकाल के फिर दूसरी जगह लगाया जाता है। तो यानी कि छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से रोपण जो है वो होने लगा अब धान का। ठीक है, बीज की जगह पर छोटे पौधों का रोपण होने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कृषि में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो कि कृषि में हुए। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब चलिए हम इसके आगे भी देखते हैं कि और आगे क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे मगध महाजन पद के बारे में। ठीक है ना, 16 महाजन पद हैं जिसमें कि समझे 16 महाजन पद है जिसमें कि मगध जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। ठीक है, मगध साम्राज्य। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं मगध महाजन पद। देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ठीक है, इसकी खासियत है, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर इसकी विशेषताएं, मगध जो था वो इतना महत्वपूर्ण, इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, तो इसके बारे में हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि गंगा और सोन जैसी जो नदियां थी वो मगध से होकर के बहती थी। ठीक है, ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, तो पहली जो विशेषता है वो तो नदियां ही है। ठीक है, गंगा और सोन नदी जो कि मगध से होकर गुजरती थी, ये जो नदियां हैं ये यातायात के लिए, जल वितरण के लिए, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, दूसरा देखिए कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, मगध का जो एक हिस्सा है वो जंगलों से भरा था, और इस वजह से जो जंगल में रहने वाले जो हाथी थे, ठीक है, उनको वहां पर प्रचुर मात्रा में हाथी मिलते थे। तो वहां से क्या करते थे ये लोग कि हाथियों को पकड़ कर लाते थे और उन्हें ट्रेनिंग देते थे, और ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें अपनी सेना में रखते थे। ठीक है ना, तो इससे क्या उनकी जो सेना की जो शक्ति थी उनमें भी वृद्धि हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है कि इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क, ठीक है, आयरन और इसकी भी खदानें हैं। ठीक है ना, अब भाई आयरन है तो जाहिर सी बात है कि भाई आप युद्ध करते हैं तो आपको औजार की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, या आप कृषि करते हैं तो आपको उसके लिए भी जो आपके जो औजार है, जो युद्ध के लिए जो वेपन्स हैं, है ना, आपके जो लड़ाई में आप लोग जो तलवार वगैरह जो भी आप वो लोग यूज करते थे, तो इन सब की जो जरूरत होती थी, तो इसको पूरा करने के लिए इनके पास लोहे जो थे वो प्रचुर मात्रा में थे, क्योंकि उसकी खदानें थी वहां पर। ठीक है ना, तो इससे क्या होता था, लोह अयस्क की खदानें थी, इससे मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होते थे। ठीक है, जो लोह अयस्क थे ये जो है आपके औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनद, ठीक है ना, ये जो थे ये मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, जो महापद्मनंद है इसी का बेटा होता है धनानंद, जिसको कि हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य हरा करके और मगध पे शासन करता है और मौर्य साम्राज्य स्थापित करता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ देखिए, तो देखिए यहाँ पर अब बात है कि जो मगध है, मगध साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी भाई, तो इसका जो वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है, वो है बिंबिसार। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार है। ठीक है ना, और इसी ने राजगृह को, यानी कि जो आज का आधुनिक राजगीर है, इसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है ना, बाद में जो अजातशत्रु है इसका पुत्र था उदयन। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, उदयन ने बाद में पाटलिपुत्रा को राजधानी बना दिया। ठीक है, जो उदयन था उसने बाद में राजगृह से जो आपका जो कैपिटल था उसे चेंज करके पाटलिपुत्रा कर दिया। ठीक है, क्लियर, तो इसे याद रखिएगा कि जो मगध का जो वास्तविक संस्थापक था वो था बिंबिसार, और इसी ने राजगृह को राजधानी बनाई थी। लेकिन बाद में जो उदयन है
यानी कि इसका जो पोता होगा बिंबिसार का, वो उसे राजगृह से ट्रांसफर करके जो कैपिटल है उसे पाटलिपुत्रा कर देगा। क्लियर। चलिए आगे देखिए, बिहार में राजगृह कई सालों तक इसकी राजधानी रही। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया। ठीक है, तो यहां तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब हम इसके आगे भी पढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं कि और क्या है। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है ये पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो बस अब थोड़ा ही बचा है तो उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए चलिए अब देखिए, 2300 साल पहले, ठीक है, 2300 साल पहले मेसिडोनिया के शासक यानी कि वहां का राजा सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा। ठीक है, परंतु उसके जो सैनिक थे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और इस वजह से जो सिकंदर था उसे व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। ठीक है, व्यास नदी से ही उसे वापस लौटना पड़ा। सिकंदर जो था वो 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर मतलब आक्रमण किया था। ठीक है ना, जब उसने जो कौन है पोरस, ठीक है ना, पोरस के साथ में इसका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो वहां से ये आगे बढ़ना चाहता था। ठीक है ना, ये जो है मगध की ओर भी बढ़ना चाहता था सिकंदर, लेकिन जो इसके सैनिक थे ना ये बहुत ही ज्यादा थक चुके थे, तो इस वजह से इन्होंने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो भाई सिकंदर ने भी सोचा कि चलो सैनिक नहीं जा रहे तो मैं जाके क्या ही करूंगा। तो अब जो है सिकंदर वहां से वापस लौटने का इसने विचार बना लिया और व्यास नदी से ही जो है सिकंदर वापस लौट जाता है। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक तो कि 326 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण किया था। ठीक है, और ये कहां से लौटा था ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि किस नदी से जो सिकंदर है वो वापस लौट गया था। तो याद रखिएगा कि व्यास नदी से सिकंदर जो है वापस लौट गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे वज्जी। ठीक है, वज्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो कि कहाँ, बिहार में, आप जानते ही हैं। ठीक है, यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे कि गण या संघ कहते थे। ठीक है, वज्जी में एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। ठीक है, वज्जी संघ का वर्णन दिघनिकाय, दिघनिकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा दिघनिकाय जो है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। तो वज्जी का वर्णन जो है हमें दिघनिकाय में मिलता है। ठीक है, देखिए गण या संघ में, अब गण और संघ में क्या होता था, तो गण या संघ में कई जो शासक होते थे, मतलब उसमें बहुत सारे शासक होते थे और कभी कभी क्या होता था जितने भी शासक हैं ये सभी एक साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है, और ये सभी ही राजा कहलाते थे। ठीक है ना, तो यहां तक आप समझ गए कि गण या संघ में कई शासक होते थे और कभी कभी लोग जो थे वो एक साथ शासन करते थे, जिसमें से कि प्रत्येक व्यक्ति जो था वो राजा कहलाता था। ठीक है, ये लोग एक साथ जो जितने भी शासक होते थे वो सभी एक साथ मिलकर कार्य करते थे। कभी कभी ऐसा होता था, और जो प्रत्येक व्यक्ति होता था, जितने भी लोग होते थे वो सभी क्या कहलाते थे, राजा कहलाते थे। ठीक है ना, तो यहां तक हो गया। तो चलिए और आगे इसमें देखते हैं क्या है वज्जी के बारे में। चलिए देखिए, ये लोग सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद के जरिए योजना बनाते थे। ठीक है, स्त्रियां जो थी और जो दास थे, जो कामकर थे, इन लोगों को सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ये लोग सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। ठीक है, अब देखिए जो बुद्ध थे और जो महावीर थे ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। ठीक है ना, चलिए अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर युद्ध करने हेतु अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। और ये जो लाइन है ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इस पे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये एकदम याद रखिएगा कि अजात शत्रु ने वज्जी संघ पर युद्ध करने हेतु अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। ठीक है, तो बुद्ध के पास वस्कार को किसने भेजा था, अजात शत्रु ने भेजा था। क्यों भेजा था, वज्जी पर आक्रमण करने हेतु उनसे सलाह चाहता था वो। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखिए, कई शक्तिशाली राजा संघ को जीतना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ जो था वो वहां पर राज चलता रहा, यानी कि संघ का राज चलता रहा। 1500 साल तक संघ का राज जो है वो चलता रहा। ठीक है,
अंत में क्या हुआ कि जब गुप्त शासक आए, ठीक है ना, जब गुप्त शासक आए तब इन्होंने जो संघ था या जो गण था इनको जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मगध साम्राज्य और वज्जी संघ जो था उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे यूनान और एथेंस। ठीक है, हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई जो एनसीईआरटी है, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो आपका जो एनसीईआरटी की जो बुक है एकदम उसी का ये पूरा नोट्स है, तो कहीं भी यहां से वहां नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि जितने भी आप चाहे किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, सीटेट या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आपका जो बेस है वो एनसीईआरटी ही होगा। ठीक है, इसलिए जो ये नोट्स है ये आपका एनसीईआरटी से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, और ये क्या थी? प्रजातंत्र या गणतंत्र। ठीक है, 2500 साल पहले जो एथेंस के लोग थे उन्होंने एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे कि प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, चलो देखिए, ये जो व्यवस्था थी, जो प्रजातंत्र या गणतंत्र वाली जो व्यवस्था थी, ये 200 साल तक चली। ठीक है, इसमें 30 साल से ऊपर के जो भी पुरुष होते थे उनको पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। उसके लिए शर्त क्या था कि वो दास ना हो। ठीक है, अगर वो दास नहीं है और वो 30 साल से ऊपर के पुरुष हैं तो उन्हें पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। ठीक है, देखिए, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। जो औरतें होती थी, जो महिलाएं थी, उन्हें जो है नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ठीक है, देखिए, महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए, बातचीत करने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, शासन के कई पदों पर जो नियुक्तियां होती थी वो लॉटरी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, शासन के भाई, तो शासन जब चलता है तो उसमें तो कई पद होते हैं ना, कोई प्रधानमंत्री है तो कोई वित्त मंत्री है तो कोई रक्षा मंत्री है, तो इस तरीके से जो नियुक्तियां होती थी इन सब चीजों की, वो किस चीज से होती थी? लॉटरी के द्वारा की जाती थी। ठीक है, आगे देखिए कि सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। जो भी यहाँ के एथेंस के जो नागरिक होते थे, ठीक है, यूनान और एथेंस के जो नागरिक होते थे, उन्हें सेना में और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 5, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है, ये खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो आपके बुक में लास्ट में दिया रहता है ना, महत्वपूर्ण तिथियां, इंपॉर्टेंट जो डेट्स दिए रहते हैं, तो उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपने वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए, चलिए अब बच्चों हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इन्हें देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले, और सिकंदर का आक्रमण 2300 साल पहले, यानी कि 326 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि आपके बुक में जो चैप्टर आपका खत्म हो जाता है तो उसके बाद दिया रहता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5, ठीक है ना, राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, ये इसके साथ ही अब खत्म होता है। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए, मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए। ठीक है, ढेर सारा प्यार दीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।